स्वागत है आप सभी का अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक के। ये वीकली करंट अफेयर सीरीज़ है। आप लोग जो है मुझसे कनेक्ट होकर यहाँ पर हर हफ्ते के करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के एक ही जगह पे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी का आज से शुरू हो गया है ऑफ़र 24,999 में। ये लिमिटेड पीरियड ऑफ़र है जहाँ पर आप कंप्लीट गाइडेंस ले सकते हैं यूपीएससी का, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। चाहे फिर जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज़, कंप्लीट प्रिपरेशन। इसमें आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ भी जा सकते हैं जहाँ पे मेंटोरशिप अलग, ऑफलाइन जो लेक्चर्स हैं उनके भी साथ में, तो ऑनलाइन जो चल ही रहा है वो तो है ही। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, नोट्स, आस्क अ डाउट फीचर, डेली कंटेंट अवेलेबल है आपके लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें। बाकी आप नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे आज एक एनिमल बिहेवियर पता लग रहा है आज की न्यूज़ में। तो आज है न्यूज़ में क्रॉस स्पीशीज़ कॉपरेशन। ठीक है, अब क्रॉस स्पीशीज़ कॉपरेशन क्या होता है इसको समझ लेते हैं। एक ऐसा बिहेवियर एनिमल्स में देखा गया, एनिमल मतलब वो सभी आते हैं, फिर हम भी एनिमल में ही आते हैं। तो एक ऐसा बिहेवियर देखा गया है क्रॉस स्पीशीज़ कॉपरेशन। दो स्पीशीज़ की मदद से कोई चीज़ सामने आ रही हो, जैसे शिकार करना हो, एक से नहीं हो पा रहा है तो दो मिल के कर रहे हैं, अलग अलग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दिया गया है, जैसे मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। जैसे जो भेड़ होती हैं वो भीड़ में इकट्ठी नहीं चलती हैं, तब इधर उधर भी हो सकती हैं। तो ह्यूमंस डॉग्स की सहायता लेते हैं, समझ रहे हो आप, उनको मैनेज करने के लिए। तो ये क्रॉस वाली बात हो गई। अब यहाँ पे दो फिशेस दिख रही हैं आपको, अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ठीक है, ये मिल के शिकार कर रही होती हैं कई बार, कि कोरल्स में जाकर ये थोड़ा सा जो शिकारी है इनका मेन, इसको बाहर कर देगी। अब और उसके साथ साथ ये वाली जो फ़िश है इसके बारे में, अब इसके बाद ये इसका जो है बाकी का शिकार कर लेगी। तो कहने का मतलब ये है कि कल को एग्ज़ाम में पूछे कि क्रॉस स्पीशीज़ कॉपरेशन क्या है, तो एक बिहेवियर है ये जिसमें अलग अलग स्पीशीज़ जो हैं एक ही सिंगल जो गोल है उसको शेयर करके और अपने एफिशिएंसी को और बढ़ा लेती हैं। ठीक है, मतलब जो अभी अपन ने बताया कि अपने काम को और आसान कर सकते हैं आप। ये चीज़ ह्यूमंस डॉग्स में देखा जा सकता है। मोरे एल्स और ग्रुपर्स, ये जो मैं आपको बता रहा था, ग्रुपर्स आपसे कोई पूछ ले, ध्यान रखना अच्छे से। ग्रुपर्स कोई यदि यहाँ पर पूछ ले एग्ज़ाम में तो बेटा याद रखियो, ग्रुपर्स फिश होती हैं ना, मछली हैं ये। तो कई बार एग्ज़ाम में समझ नहीं आता कि क्या है ये। और मोरे एल्स भी जो बताया मैंने आपको, सो ये एल्स हो गई और ये फिश हो गई आपकी ग्रुपर्स। ये कई बार ऑक्टोपस में भी देखा जाता है, जो अपने ऑक्टोपस हैं उनमें भी देखा जाता है। तो ये उसी में ही देखा गया था एक्चुअल में, तो वहाँ से न्यूज़ है। तो ऑक्टोपस विद ब्लू गोल्ड फिश के साथ ये चीज़ देखी गई। ऑक्टोपस विथ ब्लैक टिप ग्रुपर्स जो होते हैं उनके साथ। तो ग्रुपर्स याद रखना है, फिश होती है। ऑक्टोपस समझ में आता ही है आपको। उसके बाद में जो ये आपके सामने एक स्पीशीज़ और मैंने बताई, एल्स करके, ये भी याद रखना, फिश वगैरह हैं। तो पहली बार जब सुनते हैं तो दिक्कत होती है, तो ये तो बिहेवियर भी अच्छे से याद रखिएगा आप। ठीक है, सो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। तो जो डे ऑक्टोपस है वो वेरियस फिशेस लाइक गोड फिश ग्रुपर्स के साथ मिलके जो है शिकार वगैरह कर रही होती हैं। तो ये अच्छा बिहेवियर देखा गया है। ठीक है, होप कि यहाँ तक बात समझ आ गई होगी आपको। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है नेक्स्ट वाला, वो है खुर। खुर के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये खुर क्या होता है, तो सबसे पहले जंगली गधा, सीधी बात कहूँ तो इंडियन वाइल्ड एस के लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है। ये इसे हम लोग हेमियोनस खुर भी कहते हैं या इंडियन ओनेगर भी बोला जाता है। अब ज़्यादातर इंडियन वाइल्ड एस से आएगा तो तकलीफ़ होगी, लेकिन मतलब तकलीफ इन द सेंस कि नाम समझ में आ जाएगा, लेकिन तकलीफ क्या होगी, इंडियन ऑनेज आ जाएगा तब नहीं समझ आता। तो अपने को पता हो इसके बारे में बात करो। तो खुर और इंडियन ऑनेज ये जंगली गधे को कह रहे हैं। नियर थ्रेटेंड स्पीशीज़ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 की तरफ, मतलब इसको रक्षा इसकी करनी है हमें, सीधी बात। दूसरी बात ये कि ये मिलता कहाँ है, तो ऐसे तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान मतलब जो ड्राई एरियाज है, लेकिन अभी फ़िलहाल ज़्यादातर ये भारत में देखा जाता है, स्पेशली रण ऑफ कच्छ वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले उन एरियाज़ में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में एक बार आ भी चुका है ये। ठीक है, उसके बाद में यदि हम लोग देखें तो ये अकेले ही नॉर्मली, मतलब इतना कुछ इसके कोई प्रेडेटर वेडेटर भी इतने दिखते नहीं हैं उस क्षेत्र में कि उसको कोई खा जाए करके। बट इसका हैबिटेट जो है वो थोड़ा डिस्ट्रॉय हो रहा है, आवास में खतरा है, जिसके कारण उसको थोड़ा सा सर्वाइवल के थोड़े खतरे बने रहते हैं उसके। उसके बाद में यदि हम लोग देखें
तो गर्मियों में जब घास वगैरह नहीं होता है तो ये जो भी और भी पत्तियाँ वगैरह हैं उनको खा के जी लेते हैं ये। तो ये अपने आप को एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी आप इसको कह सकते हो। और इसके बाद इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इस तरह से बना होता है कि ये आराम से वेजिटेशन, जो एरिड वेजिटेशंस होते हैं, जो शुष्कता में पाए जाने वाले जो भी वनस्पतियाँ होती हैं उनको भी पचा लेते हैं। तो एक ये अच्छा इसके अंतर्गत आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद में कंजर्वेशन एफर्ट में यदि हम लोग जाएँ तो रण ऑफ कच्छ गुजरात में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पूछे तो गुजरात की तरफ जाना है। उसके बाद में रन ऑफ कच्छ की तरफ एरिड वेजिटेशन और 70 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रफ्तार, ये इन क्षेत्रों में जो है आपको ध्यान रखना है। गुजरात के इन रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। इसके बाद में रन ऑफ कच्छ के बारे में भी पूछ सकता है वो। तो बेसिक आपको हालांकि जानकारी तो है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पर जो है उधर दे दिया है ताकि आप लोग अब PDF में चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो है कोड यूज़ कर लेना है। कौन सा कोड यूज़ करेंगे आप? SGYT10 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इस चीज़ का आप लोग जो है ध्यान रखें। खैर रिवाइज़ कर लो ज़रा। तो क्रॉस स्पीशीज़ देख लिया हमने, खुर के बारे में देख लिया, और इसके बाद में रण ऑफ कच्छ के बारे में समझ लिया। आगे जाएंगे अब हम लोग। रण ऑफ कच्छ का उन रीजन्स में थोड़ा सा जो है ध्यान रखना कि पढ़ लीजिएगा ज़रा, मतलब बेसिक जानकारी यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत ऐड कर दी है। इसके बाद में हालांकि ये सब सॉल्ट वगैरह का एरिया है और वहाँ पर एक बन्नी ग्रासलैंड जो है वो देख सकते हो, ऐसा पूछ सकता है वो। तो गुजरात में कम से कम आप लोग याद रख लेना, बन्नी ग्रासलैंड गुजरात का है, इतना आप लोग याद रखें। वैसे यहाँ पर एक जो ऊपर उठे हुए एरियाज़ होते हैं उनको बेट्स भी कहते हैं हम लोग। जी सर, जो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये कल को वर्ड आ जाए कि बेट्स क्या होते हैं, तो ये गुजरात के उन क्षेत्रों में मिलने वाले स्थलाकृतियाँ, टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं। दूसरी बात, आप ये कह सकते हो कि उन्हें जो सबसे बड़े बेट्स होते हैं उन्हें हम पुंग भी बोलते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो UPSC में कभी कभी अचानक कुछ एक दो शब्द आते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगरिया और मालधारी कम्युनिटी भी वहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं। तो इन चीज़ों को जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद में ये नंजागुड़ रसावले क्या है? तो भैया बनाना की वैरायटी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं है। नंजागुड़ रसावले ये बनाना की वैरायटी है और मैसूर कर्नाटक से संबंध रखती है ये, ठीक है। अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। मैसूर वाला रीजन, ठीक है। और साथ में जो चामराजनगर जो है डिस्ट्रिक्ट है, उन क्षेत्रों में भी आप कह सकते हो, बट मैसूर ज़्यादा मेरे हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। कर्नाटक बीमारी के चलते थोड़ा सा एक कम प्रोडक्शन था, लेकिन अब फिर से जो है शुरुआत हो गई है ये। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि GI टैग के तहत भी है, इसलिए इसको अपने को याद रखना है। फिर असम में पिग्मी हॉग में काफ़ी कंजर्वेशन किया गया, तो अब जो है वापस ये धीरे धीरे सही हो रहा है। तो पिग्मी हॉग जो है इसका स्टेटस आपको इंटरनेट पे से जाओगे आपको इंडेंजर्ड कॉमनली दिखाई देगा, लेकिन इसको भारत के क्षेत्रों में क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी बोला गया था, काफ़ी खतरे में है। ऐसे भी जाओगे तो आपको इंडेंजर्ड कहीं कहीं दिख जाएगा, बट ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड अपने को इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या होता है कि इनका रीजन वाइज भी हैबिटेट पर्टिकुलर, चलो मान लो दुनिया में ये इंडेंजर्ड भी है यदि कहीं, तो पर्टिकुलर किसी रीजन में जहाँ इनका हैबिटेट था, जहाँ ज़्यादा पाए जाते थे, तो किसी क्षेत्र के हिसाब से भी देखा जा सकता है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसको हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में ये तो सब सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। दूसरी बात, पिग्मी हॉग की जो पॉपुलेशन है उस क्षेत्र में यदि बढ़ रही है तो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा कि ये असम के जो नेशनल पार्क्स हम अक्सर पढ़ते हैं, रायमोना, मानस, ओरांग, नमेरी, काजीरंगा, तो ये उधर ओरांग, नमेरी तक, मानस तक के क्षेत्रों में इन रीजन्स में आप लोग देख पाएंगे। और एक तरह से वो वहाँ पर कौन से टाइगर रिजर्व हैं, क्या हैं, ये सारी चीज़ें भी पूछ सकता है। बट ज़्यादातर मानस वगैरह में हम लोग कॉमनली इनको देख सकते हैं, मानस के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध था ये। सो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। ब्रह्मपुत्र रिवर भी उसके आसपास ही दिखेगी आपको। उसके बाद में जो साइक्लोन गज आया था उसका काफ़ी विनाश हुआ था। तमिलनाडु में दोबारा जो है एक पेड़ है, ध्यान रखना, कसूआरीना,
अब ये दोबारा जो है फिर से हार्वेस्टिंग इसकी शुरू कर दी गई है। अब वो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से कि कसुआराना ट्री के बारे में, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये ऑस्ट्रेलिया का नेटिव है, ये कुछ इस तरह का इसका पौधा दिखाई देता है, आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद में भारत में भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, और इसे कतड्डी या सवुकु करके ऐसा इसका लोकल वर्ड भी जो है आप कह सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक दो चीज़ें हैं कि इसकी खास बात है नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसमें काफ़ी मतलब सॉइल इम्प्रूवमेंट में इसका यूज़ किया जा सकता है। जो डाइवर्स सॉइल्स होती हैं, क्लाइमेट है, मतलब अलग अलग जगहों पर ये जहाँ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है तो वहाँ भी ये सर्वाइव कर सकता है, तो इसकी एक खास बात है। ट्रॉपिक, सब ट्रॉपिक, ज़्यादातर इसको एवरग्रीन बताया गया है, सदाबहार की स्थिति में देखा गया इतना सर्वाइव कर पाता है ये जो कैल्शियस सॉइल है, सलाइन सॉइल है, उसको भी ये टॉलरेट कर सकता है। इसके अपने यूज़ हैं, फ्यूल वुड है, पेपर मेकिंग है, बायोमास बना सकते हैं आप, रूरल जो हाउसिंग वगैरह है, घर वगैरह, उनमें काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। शेल्टर बेल्ट, विंड ब्रेक्स वगैरह बना सकते हैं। सो मान लीजिए कोई सॉइल वगैरह बेकार हो रही है कहीं सी, तो वहाँ पे इसका यूज़ करके उसको रिक्लेम किया जा सकता है, ठीक है। ये एवरग्रीन कैटेगरी में जनरली देखे जाते हैं। दूसरी बात, ये मोनोइसियस और डायोसियस ट्रीज़ भी होते हैं, दोनों प्रकार के हैं, हो सकते हैं, मतलब जिसमें एक ही पौधे में मेल फीमेल दिखे आपको ग्रुप, और या तो दो अलग अलग पौधों में आपको ये चीज़ दिखाई देती है, उसको हम डायोसियस कहते हैं, और ये मोनोइसियस होते हैं। तो ये दोनों फीचर्स के प्लांट्स, इनमें एक खास बात होती है, तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। एक हनी बैजर मिला है भैया, रैटल। रैटल एक जीव होता है, ये देख लो, उत्तराखंड में देखा गया ये। और एक तरह से आप लीस्ट कंसर्न तो चलो ठीक है कह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये ओमनीवोर्स होता है, मतलब सर्वाहारी जिसे हम कह सकते हैं। स्मॉल एनिमल, फ्रूट, हनी वगैरह सब कुछ खा सकते हैं। बिहेवियर इसका थोड़ा सा नॉक्टर्नल भी देखा गया, रात में भी थोड़ा बहुत एक्टिव रह लेता है ये। उसके बाद में इसमें कैपेबिलिटी है ट्विस्टिंग वगैरह की, जब जैसे किसी से शिकार वगैरह चल रहा हो तो टर्न हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है, तो ऐसे कुछ इसके बिहेवियर्स देखे जाते हैं। ज़्यादातर भारत में ये कर्नाटक के क्षेत्रों में, उड़ीसा के क्षेत्रों में, महाराष्ट्र में देखा जाता है, जैसे बनेरघट्टा, चिल्का, लगून वाले क्षेत्र, उड़ीसा, तडोबा, अंधारी, ये यहाँ भी देखा गया। वैसे आप वर्ल्ड में जाओगे तो अफ्रीका, एशिया में तो कॉमनली देख सकते हैं, बट ये नॉर्थ इंडिया में भी देखा गया। सो ये एक बेहतर स्थिति थी इसका होने। अपने आप में क्या होता है कि जो नीचे के छोटे जीव जंतु होते हैं, स्मॉलर एनिमल, उनको ये खाता रहता है, तो उनकी जनसंख्या कंट्रोल रहती है, तो इकोसिस्टम में इसका भी काफ़ी बड़ा रोल है। जो ईस्टर्न राजस्थान का कैनाल प्रोजेक्ट चल रहा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इसमें मेन रिवर की बात कौन सी हो रही है, या राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच की कहानी है। पहली बात तो ये, इसमें जो रिवर है इसका मेन जो है वो क्या है कि जो चंबल बेसिन है, चंबल रिवर है, चंबल नदी, जो कि जिसमें पॉल्यूशन कंपेरेटिवली बहुत कम देखा जाता है ना। तो चंबल रिवर का जो पानी है वो आसपास की काली सिंध, पार्वती, उसके बाद में आगे आप देखोगे तो ये जो गंभीर रिवर है, गंभीर रिवर कौन सी वाली, राजस्थान वाली, बनास, बाणगंगा वगैरह, ऐसी कुछ नदियाँ, पार्वती रिवर, उनमें उनको थोड़ा सा मिल जाए, जहाँ पे ये सूख जाती हैं नदियाँ, उन उसमें, ठीक है। तो अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन चंबल का आ सकता है कि भाई कहाँ से शुरू हो रही है। यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ये हम कई बार वर्ल्ड मैप में पढ़ चुके हैं, मतलब जब मैपिंग पढ़ते हैं इंडियन ज्योग्राफी की, तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल। चंबल आपको ये इंदौर के पास जनापाव वाला जो रीजन है, जनापाव माउंटेन्स, वहाँ से शुरू होते हुए अपने को दिखना नियर महू, ठीक है। तो चंबल के बाद में आप इसमें ये कह सकते हैं कि इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ में काली सिंध देखी होगी आपने, क्षिप्रा, पार्वती, बनास, ये ट्रिब्यूटरी है। वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था वो सीधी यमुना में जाती है, ठीक है। कौन, चंबल में मत मिला देना उसको। गंभीरी वगैरह जो है राजस्थान के उन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद मतलब ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स को लेकर काफ़ी चर्चा थी इसमें, लेकिन अपने लिए जोग्राफिकल पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चंबल रिवर के बारे में पूछा जा सकता है। थोड़ी से इसमें कंपेरेटिवली प्रदूषण कम है, नहीं तो अक्सर प्रदूषण के नाम पे सुन के हम सीधा प्रदूषण लगा जाते हैं, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसके जो डैम है 3 पता ही होंगे, नाम सुना होगा आपने, गांधी सागर, राणा प्रताप और जवाहर सागर। ये देखिए, तो ये सागर अच्छे से याद रख लेना, ये डैम्स को, ये इस नदी पर ही आपको मिलेंगे, चंबल नदी पर। उसके बाद में प्लेसेस इन न्यूज़ में ट्रिनिडाड और टोबैगो, ये आपको जैसे नॉर्थ अमेरिका है अपना और साउथ अमेरिका जो शुरू होता है ना, जैसे मैप में जाऊँ मैं, ये साउथ अमेरिका दिख रहा होगा, कोलंबिया, वेनेजुएला वगैरह, यहाँ ऊपर है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। तो यहाँ पर जो है भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूज़ किया है भैया, कैरेबियन रीजन के क्षेत्र में पहली बार।
तो इसकी कैपिटल पोर्ट ऑफ स्पेन है। लोकेशन देख लो इसकी कहाँ है वर्ल्ड में और लोकेशन में आपको बताऊँ तो आप ऐसे करना, ये वर्ल्ड मैप है अपना, ये साउथ अमेरिका है इधर, तो यहाँ ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे एक लेक है पिच लेक, वो आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज लेना हो तो। इसके बाद में इंडिया और अल्बानिया को लेकर भी काफ़ी न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स बढ़ाने के लिए भारत थोड़ा एक्टिव है। अल्बानिया कहाँ मिलता है, तो ये यूरोप में जाना पड़ेगा, इधर इस जगह पे, यहाँ पे अल्बानिया है। मैं बताता हूँ, अभी रिसेंटली यूरोप चल ही रहा है, शाम को स्पेशल क्लास में तो मैं पढ़ाई भी रहा था। अल्बानिया बैन करा दिया तिराना इज़ द कैपिटल, जो कि याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पूरा बाल्कन पेनिनसुला जो है उसका हिस्सा है, बाल्कन प्रायद्वीप जिसे हम कहते हैं। उसके बाद ये जो अल्बानिया है उसके पास एड्रियाटिक सागर है, ये भी याद रखिएगा। लैंडलॉक कंट्री नहीं है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है अपने को। पड़ोस में मोंटेनिग्रो है, इधर कोसोवो है, ऊपर मैसेडोनिया है, फिर मोंटेनिग्रो नॉर्थ में है, फिर कोसोवो है। तो पड़ोस की कंट्री भी याद रहनी चाहिए थोड़ी बहुत अपने को। तो ये कोसोवो ये हो गया नॉर्थ में, और नीचे इधर आऊँगा तो ग्रीस हो जाएगा। तो यदि मान लो अल्बानिया है तो इधर ग्रीस हो गया, इधर मैसेडोनिया हो गया, कोसोवो मतलब वो सर्बिया वाला हिस्सा, और ऊपर जाओगे आप तो आपको यहाँ पर मोंटेनिग्रो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में पोर्टोरिका वगैरह, एड्रियाटिक सागर है ही, थोड़ा नीचे जाऊँगा तो आयोनियन सागर मिल जाएगा, ये आयोनियन सागर। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इसके बाद में प्रेस्पा लेक जो है वो सूख रहा है भैया, और सूखते से ही कुछ पेड़ पौधे दिखाई देने लगे थे। ग्रीस और अल्बानिया के बीच में मिलेगा, ये इटली दिख रहा है बूट शेप, देख लो आराम से, यहाँ ग्रीस देश है और ये अल्बानिया पड़ रहे थे, तो उसके बीच वाला ये लेक अच्छे से याद रखना। तो क्वेश्चन पूछ सकता है वो कि प्रेस्पा लेक कहाँ है, तो ग्रीस और अल्बानिया के बीच में, और उधर आपको मैसेडोनिया भी नज़दीक मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पास में, तो ये एक तो ओहरिड लेक है और एक प्रेस्पा लेक है, तो ये अच्छे से याद रखना। इधर मैसेडोनिया भी तुमको पास में दिखेगा। तो प्रेस्पा लेक मैसेडोनिया में फैला हुआ है, अल्बानिया में फैला हुआ है और ग्रीस में फैला हुआ है। प्रेस्पा लेक लिख लीजिएगा, पुष्पा नहीं है रे भैया, प्रेस्पा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो लेक मिशिगन है वो भी न्यूज़ में था, पर चूंकि आप वर्ल्ड मैप यदि पढ़ रहे हो मुझसे तो मुझे मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी, वर्ल्ड मैप पढ़ लेना, सब कुछ बता। लेक मिशिगन ग्रेट लेक्स का हिस्सा है, ये नॉर्थ अमेरिका में आपको यूएसए कनाडा के बीच में मिलता है, बट मिशिगन लेक सिर्फ एंटायरली लोकेटेड इन यूएसए। शिकागो शहर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये भी न्यूज़ में था, वहाँ पर कुछ सर्कल्स देखे गए थे, वो बाद में पता लगता है कि भैया ये क्रेटर्स हैं ज्वालामुखी वाले, तो इनको थोड़ा सा जो है आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में माउंट इरेबस कहाँ है पूछ सकता है, वो ज्वालामुखी पर्वत है जो कि अपने को याद रखना अंटार्कटिका में है, वर्ल्ड में नीचे अंटार्कटिका। वहाँ पर भैया ऐसा है कि माइक्रो क्रिस्टल्स भी निकलते हैं गोल्ड के, तो उसको लेकर चर्चा में था। ये रॉस आइलैंड जो वाला क्षेत्र है, रॉस आइलैंड के पास, वहाँ पर ये इरेबस भी आपको देखने को मिलेगा। रॉस आइलैंड, इरेबस, ये शब्द अंटार्कटिका के हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, और ये कोड मेरा आपको पता ही है SGYT10। सेशन को लाइक कर देना। मिलेंगे अगले संडे मंडे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना बहुत है। कल से ये ऑफ़र शुरू हो रहा, कल से मतलब ये आज से ही शुरू हो गया मान के चलिए। तो अब जो है आप अनअकैडमी पर बहुत ही बेस्ट लेवल की लर्निंग ले सकते हैं। सो शुरू करते हैं। आप लोग लाइव क्लास ज्वाइन करके पूरी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, जहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस, लाइव क्लास छूट गई मान लो तो कोई भी बैच ज्वाइन कर लो, और बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट आपको मिलेगा, सारी चीज़ें प्रैक्टिस, सारी सब कुछ ऐप में मिलेगा बहुत बढ़िया तरीके से। कोड SGYT10 यूज़ कर लीजिएगा।